हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुजा और आज का टॉपिक है 1857 का विद्रोह। इस वीडियो में हम 1857 के विद्रोह के कारणों के बारे में चर्चा करेंगे, जिनमें राजनीतिक कारण, सामाजिक आर्थिक कारण, धार्मिक कारण और सैनिक कारण शामिल होंगे। साथ ही विद्रोह का प्रारंभ और उसका प्रसार किस प्रकार से और किन किन क्षेत्रों में भारत के हुआ, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही विद्रोहों में भारतीयों की असफलता के क्या कारण रहे और अंत में विद्रोह का यथार्थ स्वरूप या विद्रोह का चरित्र कैसा था, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की, उस समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी के सामान्यतः दो ही प्रमुख कार्य माने जा सकते हैं। पहला, अपनी साम्राज्यवादी नीति को अपनाना, साम्राज्य का विस्तार करना, भारत में अंग्रेजी राज्य को बढ़ाना, और दूसरा व्यापारिक शोषण करना। भारत में जितने भी वर्ग थे, सभी वर्ग, रियासतों के राजा हो गए, सैनिक, जमींदार, कृषक, व्यापारी, ब्राह्मण, मौलवी, या जितने भी वर्ग शामिल कर लिए जाएं, उच्च वर्ग हो या मध्यम वर्ग हो, सामंत वर्ग हो, सभी अंग्रेजों की नीतियों से असंतुष्ट थे, सिवाय कुछ पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त वर्ग के। इन वर्गों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था अंग्रेजों की नीतियों से असंतुष्ट था। और ऐसा नहीं था कि 1857 का ये विद्रोह पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की आवाज़ उठाई गई हो। इस विद्रोह के दौरान इससे पहले भी भारत में बहुत से सैनिक विद्रोहों और अन्य असैनिक विद्रोह समय समय पर अपना असंतोष ब्रिटिश नीतियों के प्रति जताने के लिए होते रहे। वेल्लोर में 1806 में सैनिक विद्रोह हुआ, वहीं 1824 में बैरकपुर में छावनी में विद्रोह हुआ। इसके अतिरिक्त 1855-56 में संथालों का विद्रोह देखा जा सकता है, जो असैनिक विद्रोह का उदाहरण है। 1831 से 33 में कोल विद्रोह हुआ। ये सभी जो विद्रोह थे विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक कारणों से समय समय पर होते रहे, और धीरे धीरे जो ये असंतोष की आग थी वो भड़कती रही, और 1857 में ये कहा जा सकता है कि एकदम से धधक उठी, जिसने अंग्रेजी साम्राज्य जो था उसको काफ़ी धक्का पहुंचाया, काफ़ी नुकसान पहुंचाया। विद्रोह के कारणों की अगर चर्चा करें तो सबसे पहले राजनीतिक कारणों की बात करेंगे। बहुत से जो इतिहासकार हैं उन्होंने 1857 के विद्रोह का सबसे मुख्य कारण सैनिक असंतोष और चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग जो है उसको माना है, लेकिन ऐसा नहीं है। आधुनिक जो इतिहासकार हैं उन्होंने विस्तृत अध्ययन के पश्चात ये निष्कर्ष निकाला है कि ये जो चर्बी वाले कारतूस थे वो इस विद्रोह का एकमात्र कारण या सबसे प्रमुख कारण नहीं था, बल्कि जून 1757 यानी 1757 के प्लासी के युद्ध से लेकर के 1857 का जो 100 वर्ष का टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में अंग्रेज़ों की जो विभिन्न नीतियां थी, उस अंग्रेजी प्रशासन से लोगों में जो असंतोष पैदा हुआ था, उसकी वजह से ये विद्रोह हुआ। राजनीतिक कारणों की अगर बात करें तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो सहायक संधि की प्रणाली अपनाई गई थी, उसके द्वारा भारतीय रियासतों में बहुत अधिक अंग्रेजी हस्तक्षेप जो है वो किया जाने लगा था, और इसकी चरम सीमा जो है वो देखी जा सकती है लॉर्ड डलहौजी के व्यपगत सिद्धांत में, या उनकी गोद निषेध नीति, उनके द्वारा बहुत से भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। इसे डलहौजी की विलय नीति भी कहा जाता है। तो इनका ये व्यपगत सिद्धांत या गोद निषेध नीति अथवा विलय की नीति जो थी, उसके द्वारा भारतीय रजवाड़ों में और रियासतों में ये अविश्वास उत्पन्न हो गया कि किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी बहाने से जो कंपनी है उसका मुख्य उद्देश्य इन राज्यों को अंग्रेजी राज्य में विलय करना है, तो वो सुरक्षित नहीं है। उनमें वो असुरक्षा की भावना जो है वो सामने आई। ये देखा भी जा सकता है कि जैसे सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर, ये जो कुछ रियासतें थी, इनको व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय कर लिया गया था। वहीं अगर अवध का उदाहरण देखें तो अवध में कुशासन का आरोप लगा करके उसको अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। तंजौर और कर्नाटक जो थे, उनके नवाबों की राजकीय उपाधियां
समाप्त कर दी गई थी। तो इन सभी वजहों से जो भारतीय राजा थे वो ये मानने लगे थे कि उनकी सभी रियासतों का अस्तित्व जो है वो खतरे में है। इसके बाद में तीसरा रीज़न भारत में ब्रिटिश शासन का स्वरूप जो था अनुपस्थित प्रभुसत्ता का था। इसका तात्पर्य यह है कि भारत अंग्रेज़ों से पहले भारत में जितने भी आक्रमणकारी बाहर से आए, चाहे मुग़ल आए या इससे पहले सल्तनत काल में तुर्क आए, तो उन्होंने क्या किया, वो भारत में बस गए। लेकिन अंग्रेज़ों के विषय में ये कहा जा सकता है कि अंग्रेज़ जो हैं भारत से इतने मीलों हज़ारों मील दूर रह करके भारत पर शासन कर रहे थे और देश का जो धन था, देश से जो लाभ उठा रहे थे, वो शैन्य शैन्य जो है धन का निष्कासन हो रहा था या धीरे धीरे निष्कासन हो रहा था। तो जो लाभ हो रहा था या आर्थिक दोहन हो रहा था यहाँ से, वो भारतीयों के पक्ष में नहीं था। तो इसी को अनुपस्थित प्रभुसत्ता कहते हैं कि जो टोटल सॉवरेंटी थी या जिसके पास प्रमुख शक्ति थी वो भारत में ना रह करके यहाँ से हज़ारों मील दूर ब्रिटेन में रह रहे थे। वो प्रशासक या शासक जिनके द्वारा भारत में शासन चलाया जा रहा था। इसके अतिरिक्त मुग़ल बादशाह और उसके जो शहज़ादे थे उनके प्रति भी अपमानजनक व्यवहार किया गया। लॉर्ड कैनिंग जो थे उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि अब जो भी नवीन उत्तराधिकारी शहज़ादा होगा उसको राजकीय उपाधि यानी मुग़ल सम्राट नहीं कहा जाएगा, साथ ही उसे जो मुग़ल शाही निवास है वो भी छोड़ना पड़ेगा। इन सब की वजह से भी जो मुसलमान थे उनमें भी बहुत चिंता जो है फैल गई और इन्होंने इसे तैमूर का जो वंश था यानी मुग़लों का जो पैतृक वंश माना जा सकता है एक तरीके से, क्योंकि बाबर जो था वो तैमूर की 5वीं पीढ़ी में हुआ था। तो तैमूर का जो वंश था उसका अपमान इन्होंने इसे माना। तो ये कुछ राजनीतिक कारण थे जिन्होंने विद्रोह को जन्म दिया। इसके बाद में प्रशासनिक और आर्थिक कारणों में, तो प्रशासन में जो ऊंचे पद थे उन पर सिर्फ अंग्रेज़ों को नियुक्त किया जाता था, भारतीयों को अविश्वास की दृष्टि से देखा जाता था। यहाँ तक कि भारतीय सेना में जो सबसे ऊंचा पद भारतीयों को मिल सकता था वो सूबेदार का था, जिसको 60 या 70 रुपये जो है मासिक वेतन मिलता था। अगर असैनिक पद की बात करें तो उन्हें सदर अमीन का पद प्राप्त होता था। साथ ही इन सैनिकों की जो पद वृद्धि होती है या प्रमोशन होता है उसके बहुत कम चांसेस इन लोगों को प्राप्त होते थे। इनका जो वेतन था वो अंग्रेजी सैनिकों की तुलना में कम होता था। इन्हें जो सुख सुविधाएं प्रदान की जाती थी वो भी दोयम दर्जे की होती थी, यानी इनके और अंग्रेज सैनिकों के बीच में जो व्यवहार किया जाता था दोनों में उसमें डिफरेंस पाया जाता था। साथ ही भारतीयों जो सैनिक होते थे उनको भारत के किसी भी कोने में सैनिक सेवा देने के लिए भेजा जा सकता था, लेकिन आने वाले समय में इनको जो यात्रा भत्ता या अतिरिक्त भत्ता दूरस्थ स्थानों पर भेजने पर मिलता था उसको भी बंद कर दिया गया था। तो सैनिकों में इससे भी असंतोष फैल रहा था। साथ ही जो समुद्र यात्रा बहुत बार करना होता था, जैसे बर्मा में जब अंग्रेजी सेना को भेजा गया तो उसमें भारतीय सैनिक भी शामिल थे और भारतीयों में ये एक मान्यता थी कि समुद्र पार करने से या समुद्र यात्रा करने से धर्म नष्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से भी जो सैनिक थे वो राजी नहीं होते थे समुद्र यात्रा करने के लिए। लेकिन इसमें भी 1850 में एक आगे चल कर के एक अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम का नाम था सामान्य सेना भर्ती अधिनियम। इस अधिनियम में कैनिंग सरकार के द्वारा ये लाया गया और इसमें ये डिसाइड किया गया कि सैनिक जो हैं किसी भी प्रकार की सैनिक सेवा से इनकार नहीं कर सकते। उनको जिस भी स्थान पर भेजा जाए भारत के सेवा करने के लिए उन्हें जाना अनिवार्य ही होगा। तो इसका भी सैनिकों ने जो है आगे चल कर के विरोध किया था। धन निष्कासन का सिद्धांत, हम ऑलरेडी एक वीडियो में अलग से धन निष्कासन के सिद्धांत को डिस्कस कर चुके हैं। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि भारत से बहुत अधिक मात्रा में धन जो था वो इंग्लैंड जा रहा था और उसके बदले में भारत को कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था। तो भारत से धन जो था धीरे धीरे निकल करके इंग्लैंड जा रहा था।
इसके अतिरिक्त अप्रिय ब्रिटिश भूमि कर व्यवस्था, इसके अंदर जितनी भी भूमि बंदोबस्त की व्यवस्थाएं की गई, चाहे वह महालवाड़ी हो या रैयतवाड़ी हो या फिर स्थायी बंदोबस्त हो, इन सभी बंदोबस्तों में किसानों को नुकसान हुआ। लगान की दर बहुत अधिक रखी गई। कुछ जो बंदोबस्त थे उनके अंदर जो तालुकेदार थे और जागीरदार थे उनको अपनी भूमि से बेदखल होना पड़ा। अवध में बहुत से 11,000 से ज़्यादा ताल्लुकदार थे जिनको अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ी, और जिसकी वजह से उनमें जो है असंतोष था अंग्रेज़ों के प्रति, और इस विद्रोह में उनके शामिल होने का एक मेन रीज़न ये भी था। तो जितनी भी भूमि बंदोबस्त से संबंधित व्यवस्थाएं अंग्रेज़ों के द्वारा की गई, वो सभी किसी ना किसी वर्ग को नुकसान पहुंचाने वाली थी। और किसान तो सभी प्रकार के बंदोबस्तों में ऋणों के चक्कर में साहूकारों के चंगुल में फंसा, क्योंकि जो लगान की दर थी सभी बंदोबस्तों में बहुत अधिक रही। इसके साथ ही अंग्रेज़ों के द्वारा जो व्यापारिक और उद्योग से संबंधित नीति अपनाई गई, उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो इंग्लैंड के उद्योग हैं और इंग्लैंड का जो व्यापारी वर्ग है उसको लाभ पहुँचे। तो इसी हिसाब से उन्होंने आयात और निर्यात करों को लगाया भी। इसका परिणाम ये हुआ कि भारत का जो कुटीर उद्योग था वो नष्ट हो गया, हस्तकला उद्योग था वो नष्ट हो गया। यहाँ का सूती वस्त्र उद्योग उसको बहुत अधिक नुकसान पहुँचा। और भारत एक समय जो सूती वस्त्र का निर्यात करता था, एक आने वाला समय ऐसा आया अंग्रेज़ों की नीतियों की वजह से कि यहाँ सूती वस्त्र बाहर से ला करके एकदम मंडियों में या बाज़ारों में भर दिया गया। तो ये सभी रीज़न्स थे जिनकी वजह से जो है जो सामान्य जनता भी थी, कृषक वर्ग था, तालुकेदार थे, जागीरदार थे, सामंत थे, उन सभी में जो है अंग्रेज़ों के प्रति असंतोष की उत्पत्ति हुई। सामाजिक और धार्मिक कारण, अंग्रेज जो है वो जाति भेद की भावना से बहुत अधिक प्रेरित थे। वाइट मैन्स बर्डन, रुडयार्ड किपलिंग की जो कविता है उसके अंदर उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि अंग्रेज़ों का ये उद्देश्य है कि जो बर्बर और असभ्य लोग हैं, यानी भारतीय और अन्य जो उपनिवेश हैं जहाँ पर अंग्रेज़ों के द्वारा अपना राज्य स्थापित किया गया है, तो अंग्रेज़ों का ये ध्येय है, अंग्रेज़ों का ये कर्तव्य है कि वो वहाँ पर सभ्यता का प्रकाश फैलाएं। तो भारतीयों को जो है बर्बर समझा जाता था, असभ्य समझा जाता था, और इसी वजह से अंग्रेज जो हैं भारतीयों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करते थे, उन्हें हेय दृष्टि से देखते थे, और जो पद होते थे प्रशासन में वो भी उनको इसी वजह से ऊंचे पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था कि उनमें इतनी अपेक्षाकृत बुद्धि नहीं है, उनमें वो इतने सभ्य नहीं है कि उन जिम्मेदारियों का, उन कर्तव्यों का निर्वहन ऊंचे पदों पर रहते हुए वो कर सकेंगे। तो ये जो नस्ल भेद की जो भावना थी भारतीयों में, भारतीयों के प्रति अंग्रेज़ों में अश्वेत वर्गों के प्रति वो स्पष्ट दिखाई देती है, और इससे भारतीय जो हैं उनके मन में कुंठा पैदा होने लगी, भारतीयों के मन में आशंकाएं पैदा होने लगी, और असंतोष भी उत्पन्न हुआ अंग्रेज़ों के प्रति। दूसरा, धार्मिक कारण की अगर बात करें तो ईसाई मिशनरीज जो थे उनको बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया गया, और उस समय बहुत से अंग्रेज अधिकारी और अंग्रेज राजनेता जो थे उन्होंने समय समय पर ऐसे वक्तव्य दिए जिनसे ये प्रतीत हुआ कि भारत में अंग्रेज़ों के राज्य स्थापित करने के पीछे एक प्रमुख कारण ये भी है कि भारत में वो ईसाईयत को बढ़ावा देना चाहते हैं, भारत को आने वाले समय में एक ईसाई देश के रूप में वो देखना चाहते हैं। जैसे मेजर एडवर्ड्स थे एक, उन्होंने कहा कि भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य देश को ईसाई बनाना है। साथ ही अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए जाते थे, जैसे सैनिकों से ये कहा जाता था कि यदि वो ईसाई धर्म को अपना लेंगे तो उन्हें प्रमोशन जो है या उन्हें पदोन्नति जो है वो दी जाएगी। तो इन सभी तरीक़ों से जो है इन्होंने ईसाईयत को थोपने का भी प्रयास किया। इसकी वजह से भी लोग जो हैं वो आशंकित हो गए, उन्हें लगा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही कि अंग्रेज जो हैं वो ईसाईयत को यहाँ बढ़ावा देना चाहते हैं, इससे उनके धर्म को खतरा है, ऐसी भावनाएं जो हैं उनमें पैदा हुई। 1850 में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम पारित किया गया,
और हिंदू जो रीति रिवाज थे उनके अंदर इससे परिवर्तन लाया गया। और अब एक नया परिवर्तन ये जोड़ा गया कि अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है, यानी हिंदू से ईसाई बनता है, तो ऐसी कंडीशन में जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर रहा है वह अपने पिता की संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो एक तरीके से प्रोत्साहित किया गया ईसाई बनने के लिए लोगों को। तो ये सभी ऐसे रीजंस थे जिनकी वजह से भी लोगों में जो है एक भय की भावना जो है उत्पन्न हुई अंग्रेजी शासन के प्रति। सैनिक कारण, अगर बंगाल की सेना की बात करें तो बंगाल की सेना में 60% जो सैनिक थे वो अवध और उत्तर पश्चिमी यानी यूपी वाला जो क्षेत्र है वहाँ से आते थे। और इनमें से ज़्यादातर जो थे ऊंची जाति या ब्राह्मण राजपूत जो कुल थे उनके सदस्य होते थे। साथ ही ये जो सैनिक थे वो समस्त अवध की जो जनता थी उसकी असैनिक भावनाओं को भी प्रकट करते थे, यानी उनसे भी प्रभावित होते थे। और इन्हें ऐसा फील हुआ जैसे अवध का विलय कर लिया गया, तो इन सैनिकों को लगा कि अंग्रेजी सरकार जो है इन सैनिकों के बलबूते पर उसे जो शक्ति प्राप्त हो रही है उसका प्रयोग उन्हीं के राजाओं को समाप्त करने के लिए, उन्हीं के राजाओं के राज्य को छीनने के लिए उसका प्रयोग कर रही है। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का जो प्रसार हुआ उसकी वजह से भी सैनिकों की सेवा शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव हुआ। अब जब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि दूरस्थ क्षेत्रों में सेवा करने पर उन्हें अतिरिक्त भत्ता नहीं मिलता था। समुद्र पार करने से जब सैनिकों ने मनाही कर दी तो उनकी रेजिमेंट भंग कर दी गई। और सामान्य सेना भर्ती अधिनियम जो पारित किया गया 1856 में कैनिंग के समय में, उसमें ये डिसाइड किया गया कि बंगाल सेना के सभी जो सैनिक अब भर्ती होंगे उन सभी को ये स्वीकार करना होता था कि जहाँ कहीं भी सरकार को भविष्य में आवश्यकता होगी वे वहाँ जाकर के अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। साथ ही 1854 में जो डाकघर अधिनियम पारित हुआ, पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ, उसमें जो सैनिकों को निःशुल्क डाक सुविधाएं प्रदान की गई थी जिसके माध्यम से वे अपने घरों तक जो है पत्र भेजा करते थे। अब उस सुविधा को भी समाप्त कर दिया गया। इस तरीके से सैनिकों को भी जो है असंतुष्ट जो है अंग्रेजी सरकार की नीतियों से होना पड़ा और उनमें भी असंतोष जो है धीरे धीरे बढ़ता रहा। अंतिम जो इसको एक चिनगारी जिसने लगाई जिस कदम ने, वो था अंग्रेज़ों के द्वारा या ब्रिटिश कंपनी के द्वारा 1856 में पुरानी जो लोहे वाली बंदूक होती थी जिन्हें ब्राउन बेस बंदूक कहते थे, उनके स्थान पर नई एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग करना शुरू किया या इंट्रोड्यूस किया सेना में। इन जो नई राइफल्स, ये जो नई राइफल थी, इनके जो कारतूस होते थे उनके ऊपरी भाग को मुंह से काटना होता था। और बाद में ये अफवाह फैल गई बंगाल की सेना में स्पेशली कि चर्बी वाले ये कारतूस जो हैं इनमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। इसे अफवाह माना गया, लेकिन आगे चल कर के काफ़ी पूछताछ हुई इस मामले में और बाद में ये पाया गया कि वास्तव में ही गाय और बैलों की चर्बी जो थी वो शस्त्रागारों में प्रयोग की जा रही थी। तो ये जो सैनिक थे इनको ये विश्वास हो गया कि इन चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग जो है अंग्रेज उनका धर्म भ्रष्ट करने के लिए कर रहे हैं, और इसकी वजह से भी इन्होंने इन कारतूसों के प्रयोग से सीधा सीधा मनाही कर दी। जब इन सैनिकों के द्वारा इन कारतूसों का प्रयोग करने से मना किया गया तो इन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाया गया और उन्हें दंडित किया गया। ऐसे ही इन कारतूसों के विद्रोह में ही 29 मार्च 1857 को बैरकपुर जो छावनी है उसमें वहाँ के एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एक सैनिक अधिकारी एजुटेंट को गोली मार करके उसकी हत्या कर दी। हालांकि मंगल पांडे को फांसी दे दी गई और जो उसकी रेजिमेंट थी 34वीं नेटिव रेजिमेंट, उस रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। इसके पश्चात मई 1857 में मेरठ में भी कुछ 85 सैनिकों ने इन कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया और इनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया सैनिकों का और इनको सैनिक न्यायालय में दंड सुनाया गया। इस दंड के विरोध में इन सैनिकों के जो साथी थे उन्होंने 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में विद्रोह कर दिया। अपने जो सैनिक अधिकारी थे उन पर गोलियां चलाई गई और अपने इन साथियों को
मुक्त करके, फ्री करवा करके ये लोग जो हैं दिल्ली की ओर फिर चल पड़े। 12 मई 1857 को दिल्ली पर इन विद्रोहियों ने अधिकार कर लिया और फिर वहाँ के जो मुग़ल बादशाह थे बहादुर शाह ज़फ़र, उनको इस विद्रोह का भारत का जो है सम्राट घोषित कर दिया और इस विद्रोह का नेता स्वीकार किया। धीरे धीरे ये विद्रोह जो था सारे उत्तरी भारत में और मध्य भारत में फैल गया, जिनमें लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, बनारस, बिहार इत्यादि के क्षेत्र शामिल थे। फिर इसके बाद झांसी और कुछ अन्य प्रदेशों में, राजस्थान के भी कुछ प्रदेशों में ये विद्रोह जो था वो फैला। हालांकि अंग्रेज़ों का सौभाग्य ये रहा कि बहुत से भारतीय राजा जो थे इस समय भी अंग्रेज़ों के राजभक्त बने रहे और आने वाले समय में इस विद्रोह का दमन करने में भी उन्होंने बहुत अधिक योगदान दिया। इसके अंदर अब नेक्स्ट कुछ प्रदेश जैसे दिल्ली था, दिल्ली में जॉन निकलसन ने सितंबर 1857 में फिर से अधिकार कर लिया था और 4 जून के लगभग लखनऊ में विद्रोह आरंभ हुआ। यहाँ इस समय हेनरी लॉरेंस रेजिडेंट थे और ये जो है विद्रोहियों का सामना नहीं कर पाए और आने वाले समय में सर कॉलिंग कैंपबेल जो थे उन्होंने अपनी सेना के सहित लखनऊ में प्रवेश किया और मार्च 1858 में लखनऊ को पुनः अंग्रेज़ों के अधिकार में उन्होंने ले आए। कानपुर जो था अंग्रेज़ों के हाथ से 5 जून 1857 को निकल गया था और नाना साहब को यहाँ पेशवा घोषित कर दिया गया था, जो उस समय लखनऊ यहाँ कानपुर में पेंशन पर रह रहे थे। इसी तरीके से झांसी में विद्रोह हो गया था जून 1857 में। रानी लक्ष्मीबाई जो थी यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी, क्योंकि अंग्रेज़ जो हैं उन्होंने उनके दत्तक पुत्र को उनका उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था। कानपुर का जब पतन हो गया तो वहाँ से तात्या टोपे जो नाना साहब का साथ दे रहे थे वो वहाँ से चल कर के झांसी आ गए और रानी लक्ष्मीबाई के साथ उन्होंने सहयोग किया। झांसी में सर ह्यूरोज जो थे अंग्रेजी सेनापति थे, इन्होंने झांसी पर आक्रमण किया और 3 अप्रैल 1858 को पुनः झांसी जो था वो अंग्रेज़ों के अधिकार में लाया गया। इसी तरीके से बिहार में जो जगदीशपुर है वहाँ कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। बरेली में खान बहादुर खां ने जो है नेतृत्व किया और अंग्रेज जो सेनापति थे उन्होंने विभिन्न स्थलों पर इन विद्रोहों का स्थानीय राजाओं के सहयोग से दमन किया। जुलाई 1858 आते आते ये जो विद्रोह था पूरी तरीके से शांत हो गया। अब 1857 के विद्रोह की असफलता के कारणों की अगर चर्चा करें तो विद्रोह का जो स्वरूप था वो बहुत स्थानीय रूप से ये सीमित रूप से फैला और बहुत ही असंगठित था। नर्मदा नदी का जो दक्षिणी प्रदेश था वहाँ विद्रोह था उससे लगभग दक्षिण वाला प्रदेश था एकदम अछूता रहा, तो विद्रोह का जो फैलाव का क्षेत्र था वो बहुत सीमित था और अंग्रेज़ों को अपनी सेना की सहायता से उसे दबाने में आसानी हुई। अगर पूरे भारत में विद्रोह फैल जाता तो अंग्रेज़ जो हैं किसी हालत में इस विद्रोह को समय रहते दबा नहीं पाते। अंग्रेजी साम्राज्य के साधन जो थे वो विद्रोहियों के साधनों की अपेक्षा बहुत अधिक थे। भारतीय विद्रोही जो थे उनके पास ना तो प्रॉपर तरीके से हथियार थे, वे तलवार, भालों इत्यादि से लड़ रहे थे, जबकि अंग्रेज़ों के पास एनफील्ड राइफ़ल्स थी। यहाँ तक कि जो नाना साहब हैं उन्होंने एक बार इन राइफ़ल्स के बारे में कहा था कि ये जो नीली टोपी वाली राइफ़ल है वो तो गोली चलने से पहले ही मार देती है। तो एक बहुत स्ट्राइक सा डिफरेंस था दोनों की स्ट्रेंथ में, दोनों पक्षों की स्ट्रेंथ में। और जैसे तार व्यवस्था थी उससे अंग्रेज़ों के जो सेनापति थे उनको विद्रोहियों की गतिविधि से जो है बहुत जल्दी जानकारी प्राप्त हो जाती थी, जबकि जो विद्रोही थे वो रोटी और कमल जो है वो बांट रहे थे अपने सूचनाएं पहुंचाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तीसरा, एक सामान्य नेतृत्व का अभाव था। हालांकि बहादुर शाह ज़फ़र को अपना नेता विद्रोहियों ने घोषित कर दिया था, लेकिन बहादुर शाह ज़फ़र जो हैं उन्होंने अपनी मर्ज़ी से इसका नेतृत्व जो है स्वीकार नहीं किया था। उन्हें ज़बरदस्ती सैनिकों ने जो है इसका नेता मान लिया था। विभिन्न जो क्षेत्र थे जहाँ पर ये विद्रोह हो रहा था वहाँ के स्थानीय नेताओं ने अपनी अपनी समझ से, अपने अपने साधनों से, बिना किसी सामान्य योजना के जो है अंग्रेज़ों का विद्रोह किया। अपने विभिन्न
जो है उनके हित थे उनके लिए, यानी विद्रोहियों में कोई भी एक सामान्य उद्देश्य नहीं था, एक समान उनका हित नहीं था जिसके लिए वो प्रयत्न कर रहे थे। तो इनके जो है कॉमन साझा हित का जो अभाव था, एक कॉमन रणनीति का अभाव था, एक मुख्य सेना नायक का या फिर कहें कि एक नेतृत्वकर्ता का अभाव था, और विद्रोह जो था बहुत ही असंगठित था। इसके पीछे कोई योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं हो रहा था। तो इन सभी रीजंस की वजह से जो है अंग्रेज़ों के लिए बहुत आसान हो गया इन जगह जगह पर ये जो कुछ वर्ग था जनता का जिसके द्वारा ये विद्रोह किया गया, इसको दबाना। क्योंकि अगर समस्त जनता का समर्थन भी अगर विद्रोह को प्राप्त होता तो बहुत आसान नहीं होता अंग्रेज़ों के लिए इस विद्रोह को दबाना। लेकिन जनता का कुछ वर्ग और कुछ सैनिक, यहाँ तक कि सेना के सभी सैनिक भी इस विद्रोह में शामिल नहीं थे। और जिस सेना के माध्यम से इस विद्रोह को दबाया गया उसमें बहुत बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक थे। यानी भारतीयों के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने सेना में भारतीय सैनिकों का ही प्रयोग किया था। एक और रीज़न था, कंपनी जो थी उसके पास उस समय जॉन निकल्सन, जेम्स आउट्रम, हैवलॉक, नील, ह्यूरोज जैसे कुशल सेनापति थे जिन्होंने इस विद्रोह को दबाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब अगर विद्रोह के स्वरूप की बात करें तो इस पर बहुत अधिक कॉन्ट्राडिक्शन पाया जाता है, बहुत अधिक डिस्कशन जो है इसके बारे में किया गया है। और विभिन्न इतिहासकार जो हैं इन्होंने इस विद्रोह के स्वरूप के बारे में विभिन्न मत प्रकट किए हैं। जैसे सर जॉन्स लॉरेंस और सीले, इन्होंने इसे सैनिक विद्रोह कहा है। इन्होंने कहा कि इस विद्रोह का कोई स्थानीय नेतृत्व नहीं था और न ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था, और ये सेना का विद्रोह था भारत की जो अंग्रेजी सरकार थी उसके विरोध में। हालांकि कुछ रियासतों का उन्होंने कहा कि भाई कुछ रियासतों ने भी इस विद्रोह में भाग लिया है, लेकिन उनका मानना था कि ये वही रियासतें थी जो डलहौजी की विलय नीति के कारण अंग्रेज़ों से रुष्ट थी। लेकिन इस जो ये व्याख्या है वो संपूर्ण रूप से विद्रोह के स्वरूप के साथ जस्टिफिकेशन नहीं करती, क्योंकि ये जो विद्रोह था सभी स्थानों पर सिर्फ सेना तक सीमित नहीं रहा और ना ही सभी सेनाओं ने विद्रोह में भाग लिया। विद्रोही जो थे वो जनता के प्रत्येक वर्ग से शामिल हुए। दूसरा, LER रीज, इनका मानना है कि ये धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। इन्होंने, लेकिन ये भी, इसमें भी कोई ज़्यादा सच्चाई नहीं है। जो ईसाई धर्म प्रचारक थे उनको भारत में धर्म प्रचार करने में कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई, और ना ही ये जो युद्ध था वो अश्वेत और श्वेत जातियों के मध्य हुआ कोई किसी प्रकार का युद्ध था। क्योंकि अगर ये धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध होता तो हिंदू और मुस्लिम सैनिक जो थे वो इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करते। कंपनी की उस सेना में जिसने विद्रोह को दबाया, उस सेना में हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की संख्या बहुत अधिक थी। इसके पश्चात TR होम्स जैसे कुछ अंग्रेज इतिहासकारों ने ये भी विचार जो है लोकप्रिय करने का प्रयास किया कि ये बर्बरता और सभ्यता के बीच में युद्ध था। हालांकि अगर देखा जाए युद्ध में जो ज्यादतियाँ हुई वो दोनों ही पक्षों के द्वारा की गई। जैसे कानपुर और लखनऊ में कुछ कंपनी के जो अधिकारी थे, उनके अधिकारियों के, अंग्रेज अधिकारियों के बच्चे और उनके परिवारों वालों के साथ ऐसा कहा जाता है कि बदसलूकी की गई, उनकी बच्चों तक की हत्याएं कर दी गई। लेकिन दूसरी ओर अंग्रेज़ों के द्वारा जो विद्रोह को दबाने में अत्याचार किए गए इलाहाबाद में या लखनऊ में या दिल्ली में, उनको अगर देखा जाए तो उन्होंने भी अपनी सारी हदें जो थी वो पार कर दी थी। ना स्त्रियों को छोड़ा गया, ना बच्चों को छोड़ा गया। यहाँ तक कि जो लोग विद्रोह में शामिल नहीं थे उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो अगर बर्बरता की बात करें तो दोनों ही, अगर अंग्रेजी सरकार स्वयं को सभ्य घोषित करती है ऐसे तरीक़ों का प्रयोग करने के पश्चात भी, तो इसे सभ्य नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट है सर जेम्स आउट्रम और W टेलर। इन्होंने इस विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। आउट्रम का ये मानना था कि ये मुस्लिमों का षड्यंत्र था पुनः शासन सत्ता प्राप्त करने के लिए, जिसमें उन्होंने हिंदू शिकायतों का जो है लाभ उठाया, तो हिंदुओं को भी शामिल कर लिया उनके असंतोष की वजह से। बेंजामिन डिज़रेली
जो कंजर्वेटिव पार्टी ब्रिटेन में थी उसके नेता थे, उन्होंने इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह का 1857 के विद्रोह को उन्होंने कहा कि जो साम्राज्यों का उत्थान और पतन होता है वो चर्बी वाले कारतूसों के मामलों से नहीं होता। ऐसे विद्रोह जो हैं पर्याप्त कारणों के इकट्ठे होने की वजह से होते हैं। इसीलिए उन्होंने अशोक मेहता जो हैं उन्होंने भी अपनी पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन में ये सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि 1857 का जो विद्रोह था उसका स्वरूप राष्ट्रीय था। वीर सावरकर जो भारतीय नेता हुए हैं उन्होंने इस विद्रोह को सुनियोजित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन ये जो दोनों विद्वान हैं, इन्होंने एक मत जो है उस पर ये दोनों सहमत हैं। इनका ये मानना है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके पीछे कोई सचेत योजना नहीं थी, कोई सुसंगठित योजना का परिणाम ये विद्रोह नहीं था और ना ही इसके पीछे कोई ऐसा कुशल व्यक्ति नेतृत्वकर्ता के रूप में था। दोनों का ही ऐसा मानना है कि जो राष्ट्रीयता की भावना है उस समय भारत में भ्रूणावस्था में या बहुत ही शुरुआती अवस्था में मानी जा सकती है। भारत सिर्फ जो है एक भौगोलिक एंटिटी या भौगोलिक इकाई के अनुरूप ही था। उस समय भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना आई नहीं थी, तो इसलिए इसे राष्ट्रीय विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहना जो है वो बहुत सही नहीं है। और ना ही जितने भी नेता और जितने भी वर्ग इसमें शामिल हुए वो राष्ट्रीय हितों के लिए लड़ रहे थे, वो अपने अपने स्वार्थों के लिए इस विद्रोह में शामिल हुए थे। इनके कोई भी राष्ट्रीय हित नहीं थे, तो इस वजह से इसको राष्ट्रीय विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहना ठीक नहीं है। यहाँ तक कि आर.सी. मजूमदार तो यह भी कहते हैं कि जो तथाकथित 1857 का राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम था, ना तो वो प्रथम था, ना स्वतंत्रता संग्राम था और ना ही राष्ट्रीय था। इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि 1857 का जो विद्रोह था वो सिपाही विद्रोह से थोड़ा ज़्यादा था, यानी केवल सिपाही विद्रोह नहीं कहा जा सकता उसको, लेकिन सिपाही विद्रोह नहीं था, उससे ज़्यादा था। लेकिन जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था या कहें कि राष्ट्रीय विद्रोह था उससे ये कम था।